Yes, good morning, students. So, here we come to the second part of the chapter Mughal Empire. So, till now we have learned who were Mughals, है then the Mughal military campaign, and we have also learned about the succession type of Mughals कि जैसे वो लोग कॉपर सनारी यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इक्वली डिवाइड करते थे. Then we have also seen the Mughal relations with the other rulers. Now we are basically saying कि how they are managing other things. Yes. So under this, two main topics are there, Mansabdar and Jagidar, and other is Zabt and Zamindar. So ये दो टॉपिक को हम अभी आज क्लियर करेंगे. So as the empire extended, yes, मुगल ने बहुत अलग अलग डाइवर्स बॉडीज़ को रिक्रूट किया, यानी अपने सर्विसेज, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी एम्पायर, जैसे आप ऐसे समझो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंटेन करने के लिए उतने ज़्यादा लोग चाहिए. सो पहले मुगल्स में सिर्फ टर्किश थे, क्योंकि टुरानियंस जिसे जो टर्की से आए थे और ईरानियंस यानी ईरान से आए हुए लोग थे. बट जैसे जैसे वो इंडियंस में और एक्सटेंड हुआ तो उन्होंने जो अपने ऑफिसर्स थे मेंटेन करने के लिए वो और अलग अलग रिलीजन के रखे, लाइक मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप. सो ये जो लोग थे जो मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उन्हें कहा जाता था मनसबदार. अब मनसबदार बेसिक मनसब मतलब क्या होता है, रैंक. सो मनसबदार मीन्स रैंक होल्डर. यस. सो एक ऑफिसर का ग्रेड है ना, एक ऑफिसर को कहा जाता था रैंक होल्डर. अब ऑब्वियसली अगर ऑफिसर है तो एक सिस्टम होगा कि ए ग्रेड ऑफिसर कौन है, बी ग्रेड ऑफिसर कौन है. यस, we will see it later on. Seen in the next paragraph. The term mansab refers to an individual who holds a mansab. Mansab means a position or a rank. अब ये जो रैंक है वो किन किन बेसिस पे फिक्स की जाती थी. पहला था रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और जो रैंक है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि जो ऑफिसर्स हैं वो ग्रेड ए, ग्रेड बी ऐसे हम लोग आज के दिन पे डोनेट करते हैं. उस टाइम पे वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ ज़ात उसके द्वारा डिनोट की जाती थी. तो जिसकी जितनी ज़्यादा ज़ात वो उतना बड़ा मनसबदार और उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी. यस. सो आप यहाँ देखोगे अकबर के टाइम पे जो सबसे बड़ा ज़ात का ऑफिसर था जो मनसबदार था दैट वाज ऑफ 5000. यस. ना ये जो मनसबदार थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, इनको एक मेंटेन करके रखना पड़ता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, यानी एक स्पेसिफाइड नंबर. जितना बड़ा मनसबदार उसको उतने ज़्यादा घुड़सवार, कैवलरी मैन क्या होते हैं, घुड़सवार, उतने ज़्यादा घुड़सवार मेंटेन करके रखने पड़ते थे. और इनको टाइम टू टाइम अपने कैवलरी मैन को रिव्यू करवा के उनके नाम को रजिस्टर कराना पड़ता था और हॉर्सेस को ब्रांड करना पड़ता था. ये क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ताकि इनकी सैलरी डिसाइड हो सके कि अच्छा इनके अंडर इतने लोग हैं, इतने घोड़े हैं, है ना. तो इनको मतलब मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी उसको उससे अपना भी निकाल के और बाकी इन लोगों का भी पेमेंट करना होता था. यस. नाउ मनसबदार को सैलरी कैश के रूप में नहीं मिलती थी, उन्हें सैलरी मिलती थी एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर. अब जागीर क्या, पहले आप यहाँ समझिए. सपोज़ ये मुग़ल एम्पायर है, इसमें एक मनसबदार है, ठीक है. अब इस मनसबदार को सैलरी देनी है तो मनसबदार को कहा गया ये लैंड जो है ये आज से आपकी जागीर है, मतलब आप इसके मालिक नहीं हैं, बट ये आपकी जागीर क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होगा वो पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन कैन बी टेकन ओवर बाय मनसबदार. यस. विच वर समवॉट लाइक इक्तास. सो ये जो मनसबदार थे ये एक्चुअली वहाँ रहते नहीं थे. दे हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट while the मनसबदार themselves served in the other part of the country. तो मनसबदार उन जागीर में रहते नहीं थे, वो अपने नौकरों से, अपने लिए काम करने वाले लोगों से उस जागीर का टैक्स कलेक्शन करवाते थे और वो टैक्स ऑब्वियसली उनको दिया जाता था. नाउ जो जागीर अलॉट होती थी वो ऑब्वियसली इस हिसाब से अलॉट होती थी कि
मतलब जितनी बड़ी पोस्ट है ना, जितनी बड़ी ज़ात का मनसबदार, उसको उतनी ही बड़ी जागीर मिलती थी. In Akbar regime, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. यानी जागीर उस हिसाब से दी जाती थी कि ताकि उनकी सैलरी के इक्वल हो. By Aurangzeb's regime, this was no longer the case. The actual revenue collected was often less than the granted sum. अब ये औरंगजेब के टाइम पे ऐसा क्या हो गया कि जागीर मतलब किसी जो इनकम आने लगी वो एक्चुअली कम होने लगी जो उनको एक्चुअल सैलरी मिलनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार. क्योंकि पूरी एक्सटेंड पे था मुगल एम्पायर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मनसबदार भी बहुत ज़्यादा हो गए थे. यस नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि एक शॉर्टेज हो गया इन दी नंबर्स ऑफ जागीर्स. अब सारे लैंड तो बढ़ गए तो है ना, और जो कई सारे जागीरदार थे टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल. मतलब मनसबदार को ही जागीरदार भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास जागीर होती है. सो उन्हें वो अब क्या करते थे कि जितनी जल्दी हमारे पास ये लैंड है, इस लैंड से जितना वसूल सकें हम, यस तो वो उतना वसूलने की. और अल्टीमेटली इसको सफ़र किसको करना पड़ा? पीजेंट्रीज को, जो लो वर्कर्स थे, जो किसान थे, उन्हें सफ़र करना पड़ा. तो दैट वॉज द मनसबदार एंड जागीरदार. नाउ द जब्त एंड जमींदार. ठीक. नाउ मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री. In most place, peasant paid taxes to the ruler elites, that is headmen and the local chieftains. The Mughal used one term, zamindar, to describe all the intermediaries which they are local and. So Mughals के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो एरियाज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते थे. ठीक. और उन पीसेस से जो टैक्स कलेक्ट होता था वो कौन कलेक्ट करता था? ज़मींदार. तो पीजेंट्री से टैक्स कलेक्ट किया ज़मींदार ने और उसने भेजा मुग़ल एम्पायर को. तो ज़मींदार वॉज बेसिकली दी इंटरमीडियरी जो कनेक्ट करता था मुग़ल एम्पायर एंड दी पीजेंट्रीज़ को, किसानों को. यस. और बेसिकली ज़मींदार किनको बनाया जाता था? जो लोकल हेडमैन होते थे या फिर पावरफुल चिफ्टन्स, यानी ऐसे लोग जिनका बोलबाला होता था उस टाइम पे. ठीक. अब अकबर ने अपने टाइम पे अपने रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को कहा कि आप एक सर्वे कीजिए. अब वो सर्वे क्यों ज़रूरी हो गया उस टाइम पे? क्योंकि हर एक क्रॉप उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है. सो सारे क्रॉप्स की स्टडी की किसने? अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने. क्रॉप ईल्ड्स को लेके उसकी प्राइसेस, कहाँ कहाँ वो उगाया जाता है, कितने पीरियड का? 10 ईयर का. दैट वाज फ्रॉम 1570 टू 1508. और इसकी बेसिस पे एक डाटा तैयार हुआ और टैक्स फिक्स हुआ कि हर एक क्रॉप से कितना टैक्स लिया जाना चाहिए. यस. सो ईच प्रोविनेंस वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप. एंड ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसे कहा जाता था जब्त. यानी सारे इलाकों को वहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी है, वहाँ पे कौन सा पैदावार हो रहा है, क्रॉप्स कितना अच्छा हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया गया. इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरिया व्हेन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप very careful accounts. This was not possible in the provinces such as गुजरात एंड बंगाल. सो वो जब्त और ज़मींदार वाला जो था बेसिकली वो वहाँ वर्क हुआ जहाँ पे मुग़ल एम्पायर थोड़ा डायरेक्टली इंटरवेन कर पा रहा है. बट जो दूर एरियाज थे जैसे गुजरात और बंगाल, वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि कुछ इलाकों में ज़मींदार डायरेक्ट डील कर रहे थे पीजेंट्री से, तो वो खुद ही पावर में आते गए और उनका जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसकी वजह से वो रेबल करने लगे. कई बार यही ज़मींदार थे जो और पीजेंट्री जो सेम कास्ट के लेके अलाइड हो गए, यानी एक साथ उन्होंने ग्रुप बना लिया और रेबल कर दिया, विद्रोह कर दिया मुग़ल अथॉरिटी का. यस. सो ये भी एक रीज़न था कि 17th सेंचुरी के एंड तक, यानी औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते
क्यों मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। नाउ अकबरनामा एंड NI अकबरी। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा इज़ अ बुक रिटन इन 3 वॉल्यूम। इसको 3 वॉल्यूम में लिखा गया है, ठीक। अब अकबर ने अपने एक क्लोज फ्रेंड और कोर्टियर यानी दरबारी अबुल फजल को ऑर्डर दिया कि वो अकबर के टाइम की हिस्ट्री को लिखे। सो अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम में अकबर की हिस्ट्री लिखी और उसको नाम दिया अकबरनामा, ठीक। सो द फर्स्ट वॉल्यूम यानी अकबरनामा वॉल्यूम 1 में क्या लिखा था? अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में यानी उनके पूर्वजों के बारे में। सेकेंड वॉल्यूम यानी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा में क्या लिखा था? द इवेंट्स ऑफ अकबर यानी कि कब उसने कब्जा शुरू किया, कब से कब तक शासनकाल हुआ, कौन से ईयर में उसने कौन से एरिया को लिया। यस, एंड द थर्ड वॉल्यूम जो थी अकबरनामा की उसे कहा गया NI अकबरी। वाई इट इज़ नोन, इट इज़ गिवन ए सेपरेट नेम बिकॉज इसमें जो अकबर के स्पेसिफिकली टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके थे, है ना, उसके टाइम में जो आर्मी थी, जो रेवेन्यू का तरीका था, जो जोग्राफी थी, इवन कल्चर जो उसके टाइम पे लोग फॉलो करते थे, एवरीथिंग वॉज रिटन इन दी NI अकबरी, है ना। सो दैट्स वाई दी NI अकबरी, दैट इज़ दी, वो बेसिकली एक अकबर का पूरा व्यू पॉइंट था कि वो अपनी चीज़ों को देख रहा था। देखो ये पिक्चर में भी दिखा हुआ है कि अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्लोजर लुक और अकबर पॉलिसीज। बेसिकली NI अकबरी में वो क्या चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लिखी गई हैं, है ना, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके, पॉलिसीज़ को लेके। ओके, सो दैट वी विल बी लुकिंग फर्दर।